नज़ीम, आपने वो मंजर तो देखा होगा जब एक भेड़ियों का झुंड जो है वो हमलावर होता है तो बाकी सब जो है वो खड़े होकर तमाशा देख रहे होते हैं, ठीक है ना। और वो भेड़िए एक को ले जाते हैं, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, और बाकियों की तादाद उससे ज्यादा होती है, लेकिन वो दूर खड़े होकर एक एक को निशान इबरत बनता हुआ जब वो देख रहे होते हैं। इस वक्त ओआईसी ममालिक की सूरत हाल भी कुछ इसी तरह की है, जहां पर वो एक एक ओआईसी मुल्क को तबाह होता हुआ देख रहे हैं और बेबसी की तस्वीर बने हुए हैं। ये इतने डर चुके हैं, इनके जहनों में और दिलों में इतना खौफ फैल चुका है कि इन्होंने इराक तबाह होते हुए देखा, ना सिर्फ होते हुए देखा बल्कि कईयों ने फंडिंग भी की। इन्होंने शाम तबाह होते हुए देखा, इन्होंने लिबिया तबाह होते हुए देखा, इन्होंने सूडान, यमन और अफगानिस्तान तबाह होते हुए देखा। एंड अगर अफगानिस्तान को साइड पर भी रखे तो बाकी सबका जो पीछे मकसद है वो एक ही है, ठीक है। एक ही पीछे ताकत है, इजराइल, और वो एक ही मकसद के तहत सबको तबाह करती चली जा रही है और सबको यह भी पता है कि अगला नंबर उनका भी है। लेकिन ये अजब नौयत का सवाल है, ये अजब नौयत की बेबसी है कि सब जब वो इसका तमाशा देख रहे हैं, खुलेआम बदमाशी ईरान पर की जा रही है, खुलेआम सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जा रहा है। उधर से वो स्टेटमेंट्स जारी करते हैं और कि अब हम ये करेंगे, अब हम वो करेंगे, और ये बिल्कुल जनाब अली बुत बन के बैठे हुए हैं, जैसे ही ना ये देख सकते हैं ना ये बोल सकते हैं, और इतने ये खौफजदा हैं कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं। तो फिर अगर दुनिया खड़ी नहीं हो रही और रीजन खड़ा नहीं हो रहा और ओआईसी के मुल्क खड़े नहीं हो रहे, तो अगले घंटों में जो कुछ होने जा रहा है, जिसके खतरात इस वक्त हैं, वो फिर सबको अपने साथ बहा ले जाएगा। वो सब कुछ अपने अंदर जब वो भस्म कर सकता है। मामला इस कदर खराब हो गया है, ये मामला न्यूक्लियर की तरफ भी जा रहा है, सबकी इकॉनमी इसमें बह निकलेंगी खुदा न खास्ता। लेकिन गजा के वायलेंस पर खामोशी इख्तियार करना हमें यहां लाके उसने खड़ा किया। तो आज के इस वायलेंस पर भी खामोशी इख्तियार करना, यह हमें मजीद तबाही की तरफ लेकर जा रहा है। तो अगले घंटे कुछ ऐसा ही अपने साथ रिस्क रखते हैं। ईरान से ये खबरें आ रही हैं कि वहां पर ब्रिजेस पर हमले जब वो शुरू हो गए हैं, रेलवे ब्रिजेस को निशाना बनाया जा रहा है, बाकी ब्रिजेस को निशाना बनाया जा रहा है। एक बड़ा अहम तरीन रूट है जो तेहरान को कनेक्ट करता है, वो रेलवे का ब्रिज जो है वो तबाह किया गया। इसका क्या ताल्लुक है मिलिट्री इक्विपमेंट से, इसका क्या ताल्लुक है जंगी सलाहियतों से, इसका क्या ताल्लुक है जंग से? क्या रशिया को नहीं पता कि ये जो यहां से ट्रेन जाती है यूक्रेन में जो चलती है यहां से ट्रेन, वो क्या वो उस रूट को तबाह नहीं कर सकता? तो ये खुलेआम वहां पर। अच्छा, अब ये ब्रिजेस पर हमले वहां पर शुरू हो गए और साथ जो खारज आइलैंड है उस पर भी हमले हुए। अच्छा, अब कुछ नहीं कहा जा सकता कि ये जो ट्रंप कह रहा था कि हम ब्रिज डे होगा और फलाना होगा, ये उसी के तहत हमले शुरू हुए हैं या इससे पहले वो बीत चुके वो ब्रिजेस को निशाना बना रहे हैं, तो ये वो वाले हमले हैं। लेकिन बहरहाल सूरत हाल उसी तरफ ही जा रही है, क्योंकि ये बहुत संगीन मामला है कि ये रेलवे और ब्रिजेस, इनको उन्होंने निशाना बनाना जब शुरू कर दिया। जो ट्रंप ने धमकी दे रखी है सो कॉल्ड, उसमें अगर वो 100% वो ना भी गया तो यानी कि वो 40% जा सकता है एक मरहले में, फिर आगे दूसरे मरहले में बाकी ब्रिजेस को और उसको जब तबाह करे, पावर स्टेशन को, यानी सारे वो पावर स्टेशन तबाह करने की धमकी दे रहा। हो सकता है वो पहले मरहले में 20% करे। बहरहाल ये सिलसिला शुरू हो गया। अब ईरान की जानिब से क्या बात सामने, एक तो ईरान ने न्यू फेज का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि अब हम हाइपरसोनिक मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल इनके नंबर्स बढ़ाने जा रहे हैं और ज्यादा बड़ी स्ट्राइक्स जो हम करने जा रहे हैं। इसके साथ ईरान ने कहा है कि अगर ये पावर स्टेशंस और ये निशाना बनाया जाता है तो फिर दुनिया ये नोट कर ले कि हमारा रिस्पॉन्स बियॉन्ड द रीजन होगा। पहली बार ईरान ये बात कर रहा है, रिस्पॉन्स बियॉन्ड द रीजन होगा। अब हमारे हमले सिर्फ रीजन के अंदर तक महदूद नहीं रहेंगे बल्कि वो रीजन से भी बाहर निकल जाएंगे। इसके अलावा ईरान ने यह कहा है कि अगर हमारे पर इस नौयत का अटैक हुआ तो फिर हम ऑयल सप्लाई दुनिया के लिए बंद कर देंगे, एंड फॉर ईयर्स वो बंद होगी। ऑयल एंड गैस सप्लाई हम कट करने जा रहे हैं और वो फिर सालों तक कट हो जाएगी। ये बात भी दुनिया जब वो नोट कर ले। और ईरान के सदर ने कहा है कि इस वक्त 14 मिलियन जंगजू फोर्सेस तैयार हो चुकी हैं। इस वक्त ईरानी जो लोग हैं वो अपने आप को आकर रजिस्टर करवा रहे हैं कि वी आर रेडी टू डिफेंड आवर होमलैंड। तो अभी 2 दिन कबल ये 12 मिलियन नंबर्स थे, आज ये 14 मिलियन तक हो चुके हैं। 1,40,00,000 ईरानी जंगजू इस वक्त अपने आप को पेश कर चुके हैं वतन को डिफेंड करने के लिए।
ईरानी सदर की जानब से ये ऑफिशियल नंबर जो है वो सामने आ रहे हैं। और इसके अलावा ईरान ने जो अभी ताज़ा तरीन हमले इसी दरमियान जारी हैं, चूंकि बड़ी जंग है तो मल्टीपल टाइम पर एक ही टाइम पर मल्टीपल चीज़ें हो रही हैं, साथ ईरान के हमले भी जारी हैं। ईरान ने इजरायली एक और बहरी जहाज़ को निशाना बनाया है, पर्शियन गल्फ के अंदर उसको गर्क किया है। एब्राहम लिंकन के ऊपर क्रूज मिसाइल दागे हैं। अमेरिकन कंपनीज को सऊदी अरेबिया और बाकी मुल्कों के अंदर निशाना बनाया है। पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज को जब निशाना बनाया गया है गल्फ के अंदर, यानी सूरत हाल ऑलरेडी खराब है। और ये कितनी खराब है जरा टकर कार्लसन की जुबानी सुन लें। मामलात जिस तरफ जा रहे हैं, देखिए जंगें आपको खींचती हैं ना, ड्रैग करती हैं खराब से खराब तर सूरत हाल की तरफ। तो अब टकर कार्लसन के मुताबिक ये मामला न्यूक्लियर की तरफ जा रहा है। और टकर कार्लसन ने यह कहा है, और ये कितनी बड़ी बात है, उसने पेंटागन को कहा है कि ट्रंप के ऑर्डर मानने से इनकार कर दें। यह मामूली वाकया नहीं है, यानी ये मामला इतना संगीन है। तो टकर कार्लसन इतनी बड़ी बात कर रहा है, इतनी बड़ी बात, इस पर तो ट्रीजन का केस चल सकता है। क्या आप कह रहे हैं कि भाई कमांडर इन चीफ के अहकामात मत मानो? ये बहुत संगीन मामला। टकर कार्लसन अर्ज यूएस मिलिट्री टू रिफ्यूज ऑर्डर इन वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन सिनेरियो। टकर कार्लसन ने कहा है कि अगर इस तरह का सिनेरियो पैदा होता है कि ट्रंप ये कहता है कि न्यूक्लियर अटैक ईरान पर लॉन्च किया जाए, तो उसने मिलिट्री को कहा है कि इसके ऑर्डर मत मानो। ये टकर कार्लसन आपको पता है सबसे बड़ा सपोर्टर ट्रंप का, और कैंपेन भी की, सारा कुछ किया, लेकिन वो जानता है कि इस जंग में अमेरिका के लिए कुछ भी नहीं रखा। तो ये यानी आप मामले की हसासियत को समझें कि अमेरिका में हम बात कर रहे हैं कि, और टकर कार्लसन ये कह रहे हैं मिलिट्री को कि बात मत मानो, यानी कुछ ऐसा होने जा रहा है तो वो ये बात कर रहा है ना। फिर उसने कहा है कि ये जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है ये आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है, ये इस तरह से बिहेव कर रही है कि इसको ये बिल्कुल तमाम दायरों से निकल चुकी है। इसको ना कॉन्स्टिट्यूशन की फिक्र है, ना इंटरनेशनल लॉ की फिक्र है, ये आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। और ये जो एस्केलेशन अमेरिका और इजराइल करने जा रहे हैं इज लीडिंग टुवर्ड एन अनइमेजिनेबल कैटास्ट्रोफी। ये जो एस्केलेशन ट्रंप आज करने जा रहा है और नेतन्याहू के कहने पर करने जा रहा है, ये हमें अनइमेजिनेबल कैटास्ट्रोफी की तरफ लेकर जाए, एक ऐसी तबाही रीजन में और दुनिया के अंदर जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। ये हैं टकर कार्लसन के अल्फाज थोड़ी देर पहले। तो गजा पर खामोशी हमें यहां लेकर आई है, गजा के साइलेंस पर खामोशी दुनिया को यहां लेकर आई है। अगर दुनिया आज भी नहीं खड़ी हुई तो आप ट्रेजेक्ट्री देखिए कि यह हमें मजीद तबाही की तरफ मामला लेकर जा रहा है। जो IEA है, जो एनर्जी एजेंसी है, एटॉमिक वाली नहीं, एक और एजेंसी है जो ऑयल को किस तरह से प्रिजर्व करना है, जैसे यूरोप है, G7 है, इनके ऑयल रिजर्व्स हैं। तो IEA एनर्जी एजेंसी ये बताती है कि ऑयल को कैसे रिजर्व करना है, और ये सारा ऑयल और रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है ये एजेंसी। तो इसने कहा है कि इस वक्त हम दुनिया की तारीख का सबसे वर्स्ट तरीन जो फ्यूल सिनेरियो है वो हम फेस कर रहे हैं। 1973 से भी बड़ा, 1989 से भी बड़ा, 1979 से भी बड़ा, और 2002 से भी बड़ा, 1979 से भी बड़ा, और 2002 से भी बड़ा, और 1973 से भी बड़ा जब किंग फैसल ने ऑयल एम्बार्गो जब वेस्ट के ऊपर लगा दिया था। ये सबसे बड़ा हम ऑयल क्राइसिस जब इस वक्त फेस कर रहे हैं, ये इस एजेंसी ने आज बात की है। और यूरोप में आज डिफरेंट मेजर्स लिए जा रहे हैं कि कैसे फ्यूल क्राइसिस से निपटना है, कुछ ऐसे ऑस्टेरिटी मेजर्स लिए जाएं, कफायशारी, ये वो सारा आज वो डिस्कस कर रहे हैं। मीनवाइल यहां पर मामलात मजीद कैसे खराब हो रहे हैं कि आज टर्की में इजरायली कॉन्सुलेट के ऊपर अटैक हो गया। वहां पर इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं कि ये कैसे हुआ है, लेकिन 2-3 वहां पर कैजुअलिटीज भी हुई हैं। इजरायली कॉन्सुलेट के ऊपर अटैक हुआ है, और अभी तक की तहकीकात के मुताबिक 2 जो हमलावर हैं दे आर ब्रदर्स, दो भाई हैं जिन्होंने आकर, वैसे 3-4 लोग हैं लेकिन उनमें से 2 भाई हैं जिन्होंने आकर इस कॉन्सुलेट के ऊपर जब अटैक किया। इन्वेस्टिगेशन जब इस वक्त जारी है। तो यानी आप देख रहे हैं कि ये मामला स्पिल ओवर हो रहे हैं। और यूएई की जो एम्बेसी है उस पर अटैक हुआ है दमिश्क में, वहाँ पर वैंडलाइजिंग की सूरत हाल जो पैदा हुई है, एक मॉब आया है, उसने वहाँ पर जब अटैक किया है। ये ज़ाहिर यूएई की एम्बेसी पर अटैक होना उसकी कोई हिमायत नहीं कर सकता। बात करने का मकसद यह है कि सूरत हाल ख़राब हो रही है।
और मीनवाइल जब वो हिजबुल्लाह ने उधर एम्बुश लगाया है, घात लगाया, 20 के करीब कैजुअलिटीज इसराइल की वहां पर हुई हैं। अब मैं IRGC की जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं वो मैं पहले आपके साथ शेयर करता हूं। उन्होंने कहा है कि अगर ये हमारे ऊपर पावर स्टेशन और इस तरह का अटैक हुआ, आवर रिस्पॉन्स विल एक्सीड द बाउंड्रीज ऑफ द रीजन। देखिए बात यह है कि अमेरिका एक बड़ी मिलिट्री पावर है, अब वो पावर स्टेशन पर हमला कर रहा है, ये उसकी अपनी शिकस्त की अलामत है। और ना सिर्फ शिकस्त की अलामत है, बल्कि जिस तरह से फ्रांस कह रहा है कि ये रैकलेसनेस की इंतहा है कि आप दुनिया को, यानी ईरान के ऊपर इस तरह के आप हमले करें, फिर ईरान को कहें कि वो तहम्मुल का मुजाहरा करे, ये कैसी नॉनसेंस बात है, ये कैसी अनरियलिस्टिक बात है, ये हो ही नहीं सकता। ईरान ने फिर जवाब वैसा ही देना है। तो ईरान ने कहा है कि फिर हमारा जवाब बाउंड्रीज ऑफ द रीजन तक महदूद नहीं होगा, ये रीजन से भी बाहर निकल जाएगा, यानी कि ये दूसरे बड़े आजमों तक चला जाएगा। एशिया तो फिर खत्म हो गया ना, तो एशिया से ये अफ्रीका जाएगा, अफ्रीका से यूरोप या जो भी है, लेकिन ये समझ लें कि बैनुल बड़े आजमी रिस्पॉन्स हो जाएगा ईरान का। और रशियन मीडिया को देखें, ईरान थ्रेटन्स टू रिटेलिएट इन काइंड एंड डिप्राइव अमेरिका ऑफ द रिजीम ऑयल एंड गैस एंड अनाउंस द अबंडनमेंट ऑफ द रिस्ट्रेंट। रशियन मीडिया ये कह रहा है कि वैसा ही जवाब हम देंगे, और ईरान अनाउंस कर रहा है कि अब हम कोई लिहाज नहीं करेंगे, कोई रिस्ट्रेंट का मुजाहरा नहीं किया गया। अब देखिए ईरान पर जंग मुसल्लत हुई, उनके सुप्रीम लीडर को शहीद कर दिया गया, उनकी फैमिली को शहीद कर दिया गया, कितने लीडर्स को निशाना बनाया जा चुका है, शहीद किया जा चुका है। रोज ईरानी सिविलियन जब वो मारे जा रहे हैं, इस पर कोई रोकने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई कंडेम करने वाला नहीं। ऊपर से एलानिया जंगी जराइम करने की धमकियां देना, ईरान लिहाज नहीं करेगा। ठीक है, इस वक्त दुनिया के लिए खतरा कौन है ये दुनिया डिसाइड करे। और अगेन अगर वो अपनी आंखों पर पट्टी बांध के रखेगी तो इसका हल और हासिल उसूल कुछ भी नहीं है। अब अपने आप से झूठ बोलने का, आंखों पर पट्टी बांधने का कोई फायदा दुनिया को नहीं होगा, दुनिया नुकसान ही उठा रही है। ठीक है, तो मीनवाइल जो है वो ईरान सेज के ऑयल एंड गैस विल बी कट फॉर ईयर्स इफ प्रेसिडेंट ट्रंप कैरीज आउट हिज थ्रेट्स। अगर ट्रंप ने प्रोसीड किया तो फिर दुनिया का ऑयल हम कट करने जा रहे हैं, जो कि इस वक्त गुजर रहा है। बहुत सारे टैंकर्स वहां से गुजर रहे हैं, लेकिन फिर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ बंद हो जाएगा, ये मुकम्मल तौर पर यहां पर बंद हो जाएगा। और वी अनाउंस वंस अगेन, एक बार फिर हम दुनिया को बता रहे हैं, इफ द यूएस आर्मी क्रॉसेस द रेड लाइंस आवर रिस्पॉन्स विल गो बियॉन्ड द रीजन। एक बार फिर हम बता रहे हैं कि अगर ये हुआ सारा मामला तो फिर हमारा रिस्पॉन्स बियॉन्ड द रीजन होगा। और मीनवाइल जो एरोस्पेस फोर्स के कमांडर हैं, उन्होंने ये अनाउंस कर भी दिया, दिस इज द न्यू फेज ऑफ द वॉर और वी विल डबल ऑल प्रीवियस स्ट्राइक्स विद न्यू लॉन्च प्लेटफॉर्म्स फॉर द फतह एंड खैबर शिकन मिसाइल। जो इस वक्त ईरान की पेट्रोकेमिकल फैक्ट्रीज, यूनिवर्सिटीज और ये जो ब्रिजेस रेलवे के, इनके ऊपर हमला हुआ है, उसके जवाब में उन्होंने नया फेज अनाउंस कर दिया है कि फतह, खैबर शिकन, ये सारे मिसाइल और इनके नंबर्स भी बढ़ाए जाएंगे। ये न्यू फेज उन्होंने अनाउंस कर दिया। लेकिन अगर इससे भी मजीद आगे ट्रंप जो धमकी दे रहा है वो प्रोसीड करेगा तो फिर मामला उन्होंने बता दिया कि बियॉन्ड द रीजन होगा। पोजिशन ये बता रहे हैं कि 14 मिलियन पीपल वो अपने आप को पेश कर चुके हैं, दे आर रेडी टू डिफेंड देयर होमलैंड। और उन्होंने कहा कि आई टू, मैं सबसे ज्यादा जब वो फ्रंट लाइन के ऊपर खड़ा हूंगा ईरान को डिफेंड करने के लिए। चूंकि देखें अब ये जो यानी ट्रंप जो बटन दबाने जा रहा है ये बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल। अब देखें अभी भी कोशिशें हो रही हैं, चाइना ने भी स्टेटमेंट जारी किया है कि हम हेल्प करने के लिए तैयार हैं, जंग रोकने के लिए पाकिस्तान कोशिश कर रहा है। ये जो बटन ट्रंप दबाने जा रहा है उसके बाद चीज़ें शायद कंट्रोल में नहीं रहेंगी, ज़मीनी जंग की तरफ भी मामला जा सकते हैं, टकर कार्लसन के बकौल न्यूक्लियर की तरफ भी जा सकते हैं। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के हवाले से ईरान नया बिल जब वो लेकर आ रहा है पार्लियामेंट में, ताकि एक नया फ्रेमवर्क जब बनाया जा सके जिसमें ओमान के साथ कोऑर्डिनेशन है। और नेशंस अक्रॉस एशिया स्ट्राइक डायरेक्ट डील्स विद ईरान। इस वक्त एशियन नेशन जो है वो डायरेक्ट ईरान के साथ डील्स करना शुरू हो गई हैं कि उनको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ से जाओ, और ये चीज़ ज़ाहिर अमेरिका को कबूल नहीं है। एशियन नेशंस ईरान से बात कर रही हैं। चाइना सेज इट्स रेडी टू हेल्प टू एंड द वॉर। ये चाइना का भी मैसेज आया, यानी कोशिश जारी है कि इसको रोका जाए। और कतर ने आज ये कहा है कि हमें बहुत कंसर्न है कि आज एक मेजर एस्केलेशन हो सकती है।
मीनवाइल ईरान ने 99 वेव जब वो फायर की है और यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर को निशाना बनाया है, एब्राहम लिंकन को, और एनर्जी फैसिलिटीज को गल्फ में निशाना बनाया है, जो ईरान में पेट्रोकेमिकल और ये सारे अटैक्स हो रहे हैं उसके जवाब में ईरान ने अमेरिकन कंपनीज को निशाना बनाया है। अच्छा, इसमें अमेरिका की एक बड़ी कंपनी है सऊदी अरेबिया में, 3-4 बड़ी कंपनीज हैं, उनका एक प्रोजेक्ट है, उसको पेट्रोकेमिकल जो फैसिलिटी है उसमें 3-4 कंपनीज के शेयर्स हैं, उसमें अरामको के भी शेयर हैं, तो उसको निशाना बनाया गया। ये काफी बड़ा हमला है, पहला इस नौयत का हमला सऊदी अरेबिया में हुआ है। तो एक कंटेनर शिप जो कि इजराइल का था, यूएई की बंदरगाह के ऊपर खड़ा हुआ था, इसको जब निशाना बनाया गया। और मीनवाइल जब वो अमेरिकी बेसिस इंटरेस्ट इन द गल्फ रीजन, मिलिट्री असेंबली पॉइंट्स और कमांड सेंटर्स, इनको निशाना बनाया गया है। मिसाइल और ड्रोन्स इसमें जब इस्तेमाल किए गए हैं। और ये किसके नाम किया गया है ये हमला, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसराइल ने आज जो है अलग सुबह जो बाकी मजहब के लोग हैं और इनके अपने मजहब के लोग जो ईरान में रहते हैं, उनकी इबादत गाहों पर हमला किया जिसमें उनकी जानें गई हैं। तो ये उनके नाम किया गया, ठीक है। इस रीजन में आपको पता है सबसे ज्यादा दूसरे मजहब के लोग और इनके मजहब के लोग कहां पर रहते हैं? ईरान में, जो वहां पर हंड्रेड्स ऑफ ईयर से रह रहे हैं, कोई उनको मसला नहीं है। असल प्रॉब्लम ये ज़ानिज़्म है, ठीक है ना, किसी को किसी के मजहब से मसला नहीं है। और ये जो फलस्तीन की लैंड है, ये अमन की जगह है, यहां पर तमाम मजहब के लोग रहते आए हैं सैकड़ों सालों से, हजारों सालों से, और रहेंगे। और असल मसला तो ये ज़ानिज़्म है। क्या 48 से पहले क्या यहां पर बाकी तमाम मजहब के लोग नहीं रह रहे थे? कहीं 100 साल, कहीं 1000 साल से रह रहे हैं। तो ये है ना जो अपने अलावा किसी को इंसान नहीं समझते, जो अपने अलावा किसी के मजहब को कबूल नहीं करते, जो प्रॉपर एक कॉलोनियल स्टेट है और मजहब का एक जो लिबादा उसने ओढ़ रखा है, बाकायदा कॉलोनियल स्टेट है। वगरना ईरान के अंदर तो सबसे ज्यादा आबादी रहती है और कई 1000 साल से रह रहे हैं, बड़े पुरअमन तरीके से रह रहे हैं। ये आपको पता है किस जमाने से रह रहे हैं? साइरस दी आजम के जमाने से ये रह रहे हैं। साइरस दी आजम ने जब इराक में ये अपनी गुलामी का दौर काट रहे थे, और ज़ाहिर है उस वक्त भी इन पर जो अजाब आया था, तो फिर साइरस दी आजम ने वहाँ पर जब अटैक किया था तो इनको अलाउ किया कि अगर वापस फ़लस्तीन जाना है तो भी जाओ, और अगर ईरान में रहना है तो भी रह सकते हो। तो तब से ये यहाँ पर रह रहे हैं। तो मीनवाइल जो है वो लॉन्ग रेंज और क्रूज मिसाइल जब इस्तेमाल किए गए हैं यहाँ इंडियन ओशन के अंदर। क्लस्टर मिसाइल इलाद पर और तल अवीव के ऊपर अटैक किया गया है। इसके अलावा रमत, हशरोन, यहां पर जब मिसाइल आकर गिरे हैं। 133 कैजुअलिटीज हुई हैं पिछले 24 घंटों में, इस वेव 99 से पहले, इजरायली हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक। और इजराइल ने अपने 4 फौजियों को पकड़ा है और उन पर फिर इल्जाम है कि वो ईरान के लिए जासूसी कर रहे थे। तो ईरानी जासूस भी एक्टिव हैं ईरान के अंदर, और वो इस तरह की कार्रवाइयां जो वो कर रहे हैं। 4 उन्होंने मजीद अपने फौजी पकड़े हैं। हिजबुल्लाह ने एक बहुत बड़ा घात लगाया। इजराइल जो है वो लितानी रिवर, जो साउथ में, यानी जहां तक ये कब्जा करना चाहते हैं वो लितानी रिवर का एरिया है, तो लितानी रिवर तक ये चाह रहे थे कि उसको भी क्रॉस करके वहां पर ये इनका एक प्लान था। तो एक लार्ज स्केल एम्बुश जो है वो लगाया गया है। 20 के करीब इजरायली फौजी उसमें मारे गए हैं और जख्मी हुए हैं। और 36 घंटे इजराइल ने लगाए इस ऑपरेशन को सरअंजाम देने के लिए। इसमें उनके पास कश्तियां भी थी, बहुत सारा इंजीनियरिंग इक्विपमेंट और बहुत सारे हैवी इक्विपमेंट वो साथ लेकर आ रहे थे। बड़ी खामोशी के साथ उन्होंने मूव करना जब शुरू किया, लेकिन हिजबुल्लाह को भनक लग गई कि ये ऐसा करने जा रहे हैं, तो उन्होंने बड़े ख़ास तरीके से घात लगाया और ये अपनी कश्तियाँ और सारा कुछ छोड़कर जब वहाँ से भाग गए। और इजरायली मीडिया बता रहा है एक और जगह के ऊपर कि इजरायली फौजी मारे गए और ज़ख्मी हुए ऑफ अदर्स इन बैटल्स इन सदरन लेबनान। तो चूंकि बहुत सारे एरियाज में डिफरेंट जो बैटल्स हैं वो जारी हैं, तो ये इस वक्त की सूरत हाल है। देखिए, बात यह है कि अमेरिका का पावर स्टेशन पर हमले की धमकी देने का मतलब यह है कि उसके पास स्ट्रेटेजिकली मिलिटरली कुछ बचा नहीं है, इसलिए वो अब इस तरफ जा रही है। तो कलेक्टिव पनिशमेंट है और ये उनकी डेंजरस मेंटालिटी को जाहिर कर रही है, ठीक है। तो बात यह है कि क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन ट्रंप हमला कर सकता है। बहरहाल मेन टाइम पर मुज़ाकरात की भी कोशिश जारी है, लेकिन ट्रंप 20%, 40% या इवन 100% जो वो बात कर रहा है उसके मुताबिक वो अटैक कर सकता है।
उसके बाद सूरत हाल जो ख़राब हो जाएगी। अमेरिका को ये देखना है कि अमेरिका के मफाद में ये जंग नहीं है पहले दिन से। तो लेकिन बहरहाल अब देखें, खुद अमेरिका के अंदर ये उनके एक्सपर्ट्स बात कर रहे हैं कि हमारा तो इस जंग से कोई लेना देना हो ही नहीं सकता है, हमारे मफाद में तो ये है ही नहीं। लेकिन बहरहाल अब यही दुनिया की आप कह लें कि एक बहुत ही तलख हकीकत है और रुथलेस रियलिटी है कि वो इसराइल के चक्कर में एक एक नेशन को तबाह करते चले जा रहे हैं और एलानिया अब जंगी जराइम हो रहे हैं। और देखें, जब इस तरह के मामला दुनिया में परवेल कर जाते हैं तो फिर दुनिया में अमन के फूल तो नहीं खिलेंगे, आप वायलेंस को ही जन्म दे रहे हैं। ये दुनिया के लिए खतरनाक बात है। उधर यूक्रेन की जंग देखें नहीं रुक रही है, यूक्रेन की जंग रुकने का नाम नहीं ले रही है। तो अभी ज़ेलेंस्की शाम में भी पहुंचा हुआ है। तो ये सारे फ्रंट जब वो कनेक्टेड हो जाएंगे और एक आलमी जंग की तरफ सूरत हाल जब चली जाएगी। ये ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स है जो आपके साथ शेयर किया। हमने राज लगा करें, अल्लाह हाफिज़।